नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग IAS RS अकेडमी में। आप सभी बच्चों की डिमांड पर, ख़ास तौर से जो बच्चे अभी RS मेंस दे रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि सर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मेंस के, उन्हें थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमने इसीलिए दूसरे जो हमारे सेशंस चल रहे थे उनको होल्ड पे रखते हुए फ़िलहाल नया सेशन स्टार्ट किया है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2018 का पेपर जो है उसको पार्शियली डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन हमारा नहीं हो पाएगा, तो पार्शियली डिस्कस करेंगे। 2 या 3 सेशंस में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं अभी, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, RS फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या RS प्रीलिम्स का बैच, RS मींस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा बैच जो है वो आज से 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अभी भी एडमिशन्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसीज अभी अनाउंस हुई हैं, उनके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो 18 जनवरी आज से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है उसका बैच हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन्स अभी भी ओपन है, आप कॉल पर बात कर सकते हैं और डिटेल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। रीट 2022 जिसका कि नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म्स भी अभी निकल चुके हैं, फॉर्म्स जो हैं वो फिल हो रहे हैं, तो उसका बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी भी सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्या स्पेशल होगा इन सारे कोर्सेज में? नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर्स जो है उसकी क्लासेस आपको फ्री अवेलेबल करवाई जाएंगी, निःशुल्क कक्षाएं आपको मिलेगी। सुजस मैगजीन जो कि राजस्थान सरकार की ऑफिशियल मैगजीन है, वो उसका हम विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है करेंगे, निःशुल्क क्लासेस उसकी भी रहेंगी आपके लिए। राजस्थान अध्ययन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसकी बुकलेट्स हैं जो कि राजस्थान के ऊपर बनी हुई हैं, तो उनको भी हम अलग से प्रिपेयर करवाते हैं, जो कि एक पेड कोर्स है, तो वो भी आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, कोई अलग से चार्जेस इसका नहीं लिए जाएंगे। जिला दर्शन मैगजीन जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक जिले के अनुसार अलग अलग मैगजीन्स जो है पब्लिश होती हैं, उनकी भी क्लासेस जो हैं वो आपकी रखवाई जाएंगी। निःशुल्क क्लासेस जो हैं, फ्री क्लासेस जो हैं वो इनकी रहेगी। तो ये सारी स्पेशल फीचर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं मेंस 2018 का जो पेपर है तो उसके बारे में बात करते हैं। पेपर 2, हम ज्योग्राफी के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी जो है वो पेपर 2 के सिलेबस का पार्ट है, तो पेपर 2 में ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम 2018 के पेपर को देखें तो 15 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, वैसे टोटल 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। 5 क्वेश्चंस 15 वर्ड्स के 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 50 वर्ड्स के जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, तो टोटल 10 मार्क्स इनके हो गए, टोटल 25 मार्क्स इनके हो गए, और 100 वर्ड्स वाले जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस, तो 30 मार्क्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम टोटल करें तो 65 मार्क्स जो हैं वो हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलर ज्योग्राफी का वेटेज मेंस के एग्जाम में। जो हमारा RS मेंस का एग्जाम है उसके अंदर 65 मार्क्स का वेटेज हमें ज्योग्राफी सेक्शन का देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। टोटल अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 5, 5 और 3, 13 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ओवरऑल 65 मार्क्स के हमें देखने को मिलते हैं। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हम इस पूरे सेशन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि टोटल 5 क्वेश्चंस जो हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं, 15 वर्ड्स के हैं, उन्हें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं 50 वर्ड्स के, उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट 100 वर्ड्स के 3 क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम उससे भी नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 15 वर्ड्स का है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम 4 ओरोजेनीज एंड इट्स मेन माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। विश्व में 4 पर्वत निर्माणकारी घटनाओं तथा उनके मुख्य पर्वतों के नाम बताइए। 4 प्रमुख पर्वत निर्माणकारी घटनाएं कौन सी हुई है? ओरोजेनीज जो है, ओरोजेनी का मतलब
माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो ओरोजेनेसिस जो हुआ है, ओरोजेनीज जो हुई है, 4 कौन कौन सी हुई है उनके नाम लिखना है। सिर्फ 15 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ज्यादा डेप्थ में हमें जाना नहीं है, बस सिर्फ नाम लिखना है और उस टाइम पे कौन कौन से माउंटेन्स बने हैं ये हमें लिखना है। लेकिन अगर हम साथ में उनका टाइम भी लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा कि हाँ ये इस टाइम पर हुआ था, ये इस टाइम पर हुआ था, ये इस टाइम पर हुआ था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं जो बच्चे, प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी, सबसे पहली ओरोजेनी हमें देखने को मिलती है कैम्ब्रियन से पहले का टाइम जो है, जो कि एक एजोइक टाइम भी हमें देखने को मिलता है। ये फर्स्ट ओरोजेनी कहलाती है अर्थ पर। पृथ्वी पर पहला पर्वत निर्माण जो है वो इसी समय पर होने लगता है और इस समय पर जितने माउंटेन बने हैं, दोज आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन्स। सबसे पुराने पर्वत पृथ्वी पर जो देखने को मिलते हैं वो इसी समय के हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि लॉरेशियन माउंटेन जो कि नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है, हमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे देखने को मिलता है लोरेशियन माउंटेन। तो लोरेशियन माउंटेन इसका एक पार्ट हो जाता है प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी का, एक एग्जांपल हो जाता है प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी का। सेकंड टाइप की जो ओरोजेनी हुई दैट इज कैलेडोनियन, इसे कैलेडोनियन ओरोजेनी भी कहते हैं या मिड पेलियोजोइक ओरोजेनी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे कैलेडोनियन पर्वत निर्माण या मध्य पेलियोजोइक पर्वत निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स जब चल रहे थे, उस समय पर हमें देखने को मिलता है। नाम आप लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 2 नंबर मिलने के चांसेस होंगे। नाम लिखा आपने, उसका टाइम लिखा आपने और फिर एग्जांपल्स, क्योंकि क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कौन कौन सी 4 ओरोजेनी हुई है और उनसे कौन से माउंटेन्स बने हैं। तो एग्जांपल्स तो हमसे पूछे ही है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमसे एग्जांपल्स पूछे हैं। तो एग्जांपल्स आप लिख देंगे जैसे कि अरावलीज हो गया, ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो कि ब्राजील में साउथ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, स्कॉटलैंड जो कि हमें यूरोप में देखने को मिलता है। ये सारे माउंटेन्स जो हैं उनके अगर हम एग्जांपल्स वहां पर पुट कर देंगे, उनका टाइम पीरियड लिख देंगे, ये लिख देंगे, 2 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो 2 ओरोजेनीज तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट जो 2 ओरोजेनीज है, हर्षिनियन और लेट पेलियोजोइक पर्वत निर्माण। लेट पेलियोजोइक ओरोजेनी, हर्षिनियन टाइम जो है जिसे हम हर्षिनियन ओरोजेनी के नाम से ज्यादातर जानते हैं, वो हुई थी पर्मियन पीरियड में। पर्मियन काल जो था उस समय पर हमें देखने को मिलती है और उसमें अपलेशियन, ब्लैक फॉरेस्ट, इनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अपलेशियन जो है वो यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो यूरोप में, जर्मनी में हमें देखने को मिलता है, यूरोप में हमें देखने को मिलता है। तो ये इस समय पर हर्षिनियन टाइम पर क्रिएट हुए थे। और लास्ट सबसे चौथी ओरोजेनी जो हमें देखने को मिलती है दैट इज अल्पाइन ओरोजेनी या अल्पाइन पर्वत निर्माण। ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स जो हैं वो इसी टाइम पे देखने को मिलते हैं। टर्शरी पीरियड, तृतीय काल में देखने को मिलता है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो इसी समय पर देखने को मिलती है, जैसे कि हिमालय, रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, एपेनीन्स जो कि यूरोप में है, आल्प्स जो कि यूरोप में है। ये सारे माउंटेन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अल्पाइन ओरोजेनी के समय। तो हमें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, हमारे पास ज्यादा स्पेस भी होती नहीं है कॉपी के अंदर 15 वर्ड्स के लिए, तो इस वजह से आप नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में उसका पीरियड लिख देंगे और नीचे उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। इतना इतना अगर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और जितनी क्वेश्चन की डिमांड है उतना आपका आंसर जो है वो फुलफिल उस डिमांड को कर देगा। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार का सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे सामने है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो छोटा नागपुर पठार जो है, पहले उसका विस्तार लिख दीजिए, एक्सटेंशन लिख दीजिए एक लाइन में, एक वर्ड में सिर्फ एक्सटेंशन लिख के, विस्तार लिख के सीधा आप लिख सकते हैं कि झारखंड वाला जो रीजन है उसमें हमें मेनली देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर दीजिए और इस जगह पर दिखा दीजिए कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो कुछ इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा कुछ भी तरीका जो है वो आप अपना सकते हैं, शॉर्ट में, कम वर्ड्स में आप इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा दे पाएंगे। देन क्यों, क्वेश्चन हमारा यही है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है। तो सीधा हम महत्व पे ही आएंगे। फिर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देने के बाद या तो मैप के थ्रू इंट्रोडक्शन दे दिया या हमने एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, लोकेशन कहां है, और उसके बाद सीधा उसके महत्व पे आएंगे। तो मोस्ट वैल्यूएबल कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज जो है वो यहां देखने को मिलती है। लगभग भारत में मिलने वाले सारे खनिज संसाधन जो है वो यहां देखने को हमें मिलते हैं। और इसकी जो दामोदर वैली है, यहां पर बहने वाली जो दामोदर नदी घाटी है, उसके अंदर हमें वास्ट कोल रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, विशाल कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से छोटा नागपुर प्लेटू को
रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसे जर्मनी में एक रूर प्रदेश है, रूर रीजन है, रूर रिवर वैली है, रूर नदी घाटी है, जहां से कि कोयला निकाल निकाल करके जर्मनी जो है वो डेवलप हो गया है, काफी ज्यादा कोयला वहां से एक्सट्रैक्ट किया है। वैसे ही भारत का काफी ज्यादा कोयला जो है वो इसी क्षेत्र से निकाला गया है, दामोदर रिवर वैली से। इसीलिए पूरे छोटा नागपुर रीजन को रूर रीजन ऑफ इंडिया या भारत के रूर प्रदेश के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम हजारीबाग रीजन की बात करें, इसी का जो भाग है माइका, अभ्रक का एक प्रमुख स्रोत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां कॉपर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, आयरन और एस्बेस्टस, एपेटाइट, ये सारे अयस्क जो हैं या खनिज जो है, मिनरल्स जो हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं इस जगह पर। तो हम शॉर्ट में ये 3-4 पॉइंट जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इनमें से जितना आप कर पाएं, जितनी आपके पास स्पेस हो, क्योंकि हमारे पास 15 वर्ड्स ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमें लिखने नहीं है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ये कंटेंट जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। इनमें से जो भी सूटेबल आपको लगे वो पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल सके। अगला क्वेश्चन आता है, What are the suitable conditions prevailing in राजस्थान for solar energy? राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु कौन सी उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं? अब देखिए, सौर ऊर्जा की बात हो रही है। सौर ऊर्जा के लिए हमें एक तो साफ आसमान चाहिए, क्लीन स्काई जो है वो चाहिए। अगर ऐसा क्षेत्र होगा जहां हर रोज बारिश होती रहती है या बार बार बारिश होती रहती है और बादलों से ढका रहता है अगर वो क्षेत्र, तो वहां पर सोलर एनर्जी की जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, सौर ऊर्जा का जो विभव है वो कम हो जाएगा, वहां पर हमें सौर ऊर्जा उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ह्यूज पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ही ऐसी है, हमारी जलवायविक परिस्थितियां ही ऐसी हैं हमारी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो हमारे यहां पर आता है। अगर मैं देखूं तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहां देखने को मिलता है, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी यहां देखने को मिलती है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पर देखने को मिलता है, जिसे कि हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में भी, इंडिया के अंदर राजस्थान में भी देखने को मिलता है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर बेल्ट होने की वजह से बारिश होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। आसमान जनरली हम देखते हैं, हाई प्रेशर को अगर आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हाई प्रेशर कंडीशंस ऐसी होती है जो क्लीन वेदर को इंडिकेट करती है, स्वच्छ आसमान, स्वच्छ मौसम जो है उसे दर्शाती है। और दूसरा, यहां पर एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु देखने को मिलती है, मतलब बारिश बहुत कम होती है वैसे भी राजस्थान में। उससे हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता है, कृषि कम होती है, मतलब लोगों को जमीन नहीं चाहिए। वरना क्या होता है, अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो जमीन कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, जमीन को आपको लेना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर ही कम है तो आपको जमीन लेने की जरूरत नहीं, वैसे ही जमीन खाली पड़ी है। इंडस्ट्रीज कम है, पानी की कमी है तो इंडस्ट्रीज जो है वो कम देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर भी नहीं हो रही, पानी भी कम है, तो इंडस्ट्रीज, उद्योग जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से आपको खाली जगह फिर से मिलने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। तीसरा, ह्यूमन सेटलमेंट काफी कम है। अगर हम देश के दूसरे हिस्सों के में कंपेयर करें, दूसरे हिस्सों से कंपेयर करें, तो ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास जो है, लोग जो हैं वो नहीं रह रहे हैं, उतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं रह रही है जितनी कि दूसरे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो जमीन क्या हो रही है, खाली पड़ी है। खाली पड़ी है तो वहां पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए जमीन को ऑक्यूपाई करने का जो खर्चा है वो भी बच गया। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो भी सूटेबल है जमीन के ऊपर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं, सीधा पॉइंट्स की फॉर्म में भी कॉमा लगा लगा करके ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि 15 वर्ड्स का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्कोप यहां पर है नहीं। अगर ये 50 वर्ड्स का होता, 50 शब्दों का होता, तो हम थोड़ा डिटेल में इसको लिख रहे होते मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोनारी एंड मालवी ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान? हिंदी में राजस्थान में क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के किन जिलों में सोनारी और मालवी पशु संपदा प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो सोनारी जो है वो एक शिप है, भेड़ है, भेड़ की प्रजाति है, भेड़ की नस्ल हमें देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं इसके रीजन की बात करूं तो ये बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यानी कि इस क्षेत्र में, राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। ये
इसकी विशेषता क्या होती है, जब ये चरती है तो इसके कान जो है वो जमीन को टच करने लगते हैं, ग्राउंड को टच करने लगते हैं, सतह को टच करने लगते हैं, छूने लगते हैं। ये इसकी एक विशेषता होती है, बट हमें ये लिखना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है सोनारी ब्रीड जो है लाइव स्टॉक की वो राजस्थान के किन डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो सोनारी क्या है, बस ये लिख देंगे हम कि एक भेड़ की प्रजाति है, शीप की ब्रीड है, और कहां कहां मिलती है, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो एक और पूछा है मालवी ब्रीड। मालवी ब्रीड जो है वो एक गाय की ब्रीड है, गाय की नस्ल है, और इसके नाम में ही बताता है कि ये कहां मिलेगी। मालवी यानी कि मालवा वाले क्षेत्र में, राजस्थान के पास में जो हड़ौती मालवा वाला जो पठार वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, वहां हमें मालवी गायें जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें ये प्रजाति जो है, ये लाइव स्टॉक जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बस सीधा हमें लिखना है कि मालवी जो है वो एक गाय की प्रजाति है, और कहां कहां मिलेगी, इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनके अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमें ये भेड़ जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि हम नाम लिख देंगे बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से ये हमारे 15 वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन 15 वर्ड्स का। नेम एनी 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ इंडिया। नेम एनी 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोई 8 संरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए। टोटल राजस्थान में 10 ही संरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें से 8 जो हैं उनके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगर आप नहीं जानते तो मैं पहले आपको बताता हूं कंजर्वेशन रिजर्व्स क्या होते हैं, और आपको एक लाइन जो है वो यहां पर लिखें तो ज्यादा अच्छा है अगर हमारे पास स्पेस है तो, क्योंकि 8 नाम पूछे हैं तो ऑलरेडी हमारी स्पेस जो है वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो हम यहां कोशिश कर सकते हैं कि हम इंट्रोडक्शन के लिए एक लाइन ना लिखें। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे वहां पर इंट्रोडक्शन के लिए एक लाइन लिखी जा सकती थी, स्कोप था। यहां पर स्कोप नहीं है क्योंकि 10 नाम ऑलरेडी है, 10 में से 8 हमें लिखने हैं, तो 8 हमें जो कॉपी में जो स्पेस दिया होगा ना उसमें इतनी ही स्पेस है कि वहां पर हम 8 नाम लिख पाए, बस इससे ज्यादा कुछ लिखने जाएंगे तो स्पेस बचेगी भी नहीं हमारे पास। बट आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती है, राज्य सरकार जो है वो उन्हें घोषित करती है। वो क्षेत्र कौन से होते हैं, मान लीजिए कोई नेशनल पार्क वाला एरिया है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सपोज ये नेशनल पार्क 1 है, ये नेशनल पार्क 2 है, इनके बीच का क्षेत्र हो सकता है, इनके आसपास का क्षेत्र हो सकता है इनके आसपास का क्षेत्र हो, इनके आसपास के क्षेत्र को, जिनको कि जनरली हम बफर एरिया या ट्रांजिशन एरिया के रूप में देखते हैं, ट्रांजिशन एरिया के रूप में देखते हैं, उस क्षेत्र को या उसके भी बाहर के क्षेत्र को जहां पर कि नेशनल पार्क में रहने वाले जानवर जो हैं वो कभी कभी बाहर आते हैं, ऐसे एरियाज को हम कंजर्वेशन रिजर्व्स के रूप में डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है वो डिक्लेयर करती है। नेशनल पार्क या सेंचुरी के आसपास के क्षेत्रों को कर सकती है, या कोई और क्षेत्र भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नेशनल पार्क या सेंचुरी के आसपास का ही क्षेत्र होगा, किसी भी क्षेत्र में वो किया जा सकता है। दूसरी चीज, इसको डिक्लेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल कम्युनिटीज के साथ में कंसल्टेशन करती है, वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ में परामर्श करती है, बातचीत करती है कि हाँ हम इस क्षेत्र को ऐसा ऐसा कुछ डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसा एक कंसल्टेशन जो है वो वहां पर चलता है। और सबसे बड़ी बात जो है, पीपल लिविंग इनसाइड अ कंजर्वेशन रिजर्व आर नॉट अफेक्टेड। इनके जो राइट्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर भी लोग रहते होंगे, डेफिनेटली लोगों ने अपने घर बना रखे होंगे, ये क्षेत्र जो है सरकार तो आज डिक्लेयर करने जा रही, लोग तो वहां पहले से रह रहे होंगे, तो उन लोगों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, जैसे कि वो वहां पर लकड़ी काटते होंगे, या वो वहां पर शहद का कलेक्शन जो है वो करते होंगे, बांस का कलेक्शन जो है वो करते होंगे, तो ऐसे जो उनके अधिकार हैं, गायें जो है वो चराते होंगे, भेड़े चराते होंगे, पशु चारण का काम जो है वो करते होंगे, तो ऐसे जो उनके अधिकार हैं, जो राइट्स हैं उनके, उनको अफेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा, ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व्स जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 10 कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला टोंक में बिसलपुर रिजर्व देखने को मिलता है, सेकंड बीकानेर में जोड़बीड़ घाड़वाला जो है वो देखने को मिलता है, जालोर सिरोही के बीच में सुंधा माता जो है वो हमें देखने को मिलता है, जोधपुर में गुड़ा विश्नोइया देखने को मिलता है, सीकर में शाकंबरी, नागौर में गोगेलाओ, झुंझुनू में बीर झुंझुनू और नागौर में रोटू, ये 8 जो हैं वो अलग अलग रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। जो रणथंबोर सरिस्का वाला क्षेत्र है वहां पर 2 देखने को मिलते हैं,
क्रांतिक बाग आवास क्षेत्र, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया जो है, जहां पर कि टाइगर्स जो है उनका हैबिटेट एरिया देखने को मिलता है, क्रिटिकल रीजन है वो। और दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बफर रीजन, बफर क्षेत्र जो है, बाघ परियोजना का बफर क्षेत्र रणथंभौर सरिस्का के आसपास का, उन दोनों को भी कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इन 10 में से कोई भी 8 नाम जो आपको याद रह जाते हैं वो आप लिख दें, और अगर हो सके तो एक राजस्थान का मैप बना करके उसमें दिखा भी दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ राजस्थान में आपने इन 8 जगहों को दिखा दिया। या सीधा मैप बना करके उसमें से सीधा निकाल दिया, एक पॉइंट यहां पर पॉइंट दिखाया और सीधा यहां पर निकाल करके बता दिया कि ये वाला है, एक पॉइंट निकाल करके दिखा दिया ये वाला है, ये वाला है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसा भी। अगर आप मैप बनाने में मैप बनाना आपके लिए सूटेबल है, आप बना पाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि आप मैप बना करके दिखाएं। आपके पूरे नंबर आने के चांसेस पूरे हो जाते हैं, वरना आप ऐसे लिखेंगे तो चांसेस हैं कि आपके कई नंबर कट जाए। लेकिन आप एक मैप ड्रॉ करके उसके ऊपर इन पॉइंट्स को दिखा दें, तो उससे आप उनको ये भी पता चलेगा कि आपको उनकी लोकेशन भी पता है कि हाँ जालौर में किस जगह पर, टोंक में किस जगह पर, टोंक किस जगह पर है, ये भी आपको लोकेशन पता है, जोधपुर की लोकेशन आपको पता है, उस जगह से आप एरो निकाल करके दिखा रहे हैं। तो ज्यादा सूटेबल तरीका जो है मैप बना करके आप 8 पॉइंट जो है उनको दिखा दें, 8 प्लेसेस जो हैं, 8 जगह जो हैं उनको दिखा दें, वो एक ज्यादा अच्छा तरीका होगा मेंस में रिप्रेजेंट करने का। आपको नॉलेज तो है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का, सामने दिखाने का, सामने वाले को दिखाने का, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ एक वो जो कॉपी आपकी वहां जा रही है ना, वही एकमात्र ऐसा मीडियम है, ऐसा एक माध्यम है जो आपको वहां पर रिप्रेजेंट कर सकता है, आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो उस कॉपी को इतना अच्छा बना दीजिए, उस आंसर को इतना अच्छा बना दीजिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा कर दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे। इसका बड़ा एडवांटेज ये भी मिलता है कि हमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तब भी अगर हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे अच्छे लिखे हैं तो वहां पर भी वो व्यक्ति जो है वो उदारता के साथ में नंबर देगा हमको। अगर हम वहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन है सपोज, और हमने बहुत अच्छा नहीं लिखा, हमें 3-4 नंबर ही मिल रहे, तो 1 नंबर, आधा नंबर एक्स्ट्रा वो व्यक्ति दे ही देगा। अगर हमने यहां पर इन क्वेश्चंस में या किसी और क्वेश्चन में भी, जरूर नहीं कि मैं सिर्फ इसी की बात करूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने मैप और डायग्राम्स और ऐसे तरीके जो हैं वो अपनाए हैं तो सामने वाला जरूर आपसे इंप्रेस होगा। तो ये तरीके हमें अपनाने चाहिए। चलिए, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे, और उनमें क्या अच्छा किया जा सकता है और भी किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।